देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, मेरे आज मेहमान जनाब मोहम्मद आसफ़ अली अल मारूफ सेक्रेटरी आसफ़ अली साहब आप बोकड़ा, ये गुलियाना दौलताला रोड पे एक मारूफ गांव है, वहाँ के बासी हैं और एक सोशल वर्कर हैं, सियासी रहनुमा हैं। और ये आने वाले जो इलेक्शन जब भी होंगे उसमें ये गुजर खान से कौमी असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ना चाहते हैं, जिसको हम NA 58 कहते हैं। और साथ ही इनका जो सूबाई हल्का है वो है PP9। वेलकम आसफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने एक टाइम निकाला। और सबसे पहले तो मेरे जहन में ये एक सवाल है कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बड़े दिनों से जी। वो ये कि एक बड़ा पाकिस्तान है जी, 4 सूबों का जी, और एक मेरा हकीकी पाकिस्तान है जो मिस्सा कसवाल से शुरू होता है, छन्नी पुल पे ख़त्म होता है, तुर्कवाल से शुरू होता है तो नोटरे तक ख़त्म हो जाता है। मेरा हकीकी पाकिस्तान ये है। इसमें अगर महरूमियाँ हैं, इसमें अगर हमारे काम नहीं हुए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं शुरू करता हूँ कि 85 से 23 38 साल हो गए। 38 सालों में ये 11 बंदों की लिस्ट है मेरे पास जी, जिन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में हुकूमतों में रहे हैं। बड़े लोग थे उसमें, उनमें राजा जावेद इखलास, राजा परवेज़ शरफ, चौधरी मोहम्मद अजीम, ये MNA तो नहीं थे लेकिन तहसील नाज़म रहे हैं। और ये तहसील नाज़म जो है MNA का हल्का है। बिल्कुल। फिर 4 साल इनकी गवर्नमेंट सूबे और मरकज़ में रही है तो इनका प्रोटोकॉल MNA का था। जी, ठीक है, इसलिए मैं इनको भी शामिल करता हूँ। चौधरी इफ्तिखार वारसी साहब, चौधरी रियाज साहब, चौधरी खुर्शीद जमान साहब, राजा तारक कैनी साहब, चौधरी जावेद कौसर साहब, चौधरी साजिद महमूद साहब, शौकत अजीज़ भट्टी साहब और ब्रिगेडियर मोहम्मद हसन भट्टी मरहूम। ये 11 तो मेरे इल्म में है, मज़ीद कोई है तो आपके इल्म में। राजा मोहम्मद ज़हीर साहब रहे हैं जी। राजा मोहम्मद ज़हीर साहब भी रहे हैं MNA हमारे। उस टाइम इताअत था, जिस तरह आजकल मीडियम बनी हुई है, उस वक्त उस टाइम भी एक इस्लामी जमहूरी इताअत बना था। इस्लामी जमहूरी इताअत। 9 सितारे राजा मोहम्मद ज़हीर खान साहब वो दो दफ़ा रहे 12। तो ये 12 मलक महबूब साहब भी थे पहले। मलक महबूब साहब, ये 2 नाम जो है मैं मिस कर गया हूँ, मैं ऐड कर लूँगा तो ये तादाद हो जाएगी 13। तो ये 13 लोग 85 से लेकर 23 तक 38 साल ये मुख्तलिफ़ जमातों के लोग मुख्तलिफ़ औकात में इक़्तिदार में रहे। तहसील गुजर खान, जैसे मैंने अपना हकीकी पाकिस्तान आपको बता दिया। जी जी बिल्कुल। अगर ये बदहाल है तो मुझे क्या लेना देना कि सखर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, मालाकांड में क्या हो रहा है। जी जी। मुझे तो बोकड़े चाहिए, बोकड़े में क्या हो रहा है, कौंतरीला में क्या हो रहा है, गुजर खान शहर की क्या महरूमियाँ हैं। मेरा पाकिस्तान ये है। और मेरा ख्याल है कि हर गुजर खानवी जब इस अंदाज में सोचना शुरू करेगा कि हमें सबसे पहले हमारा अपना पाकिस्तान, और फिर वो जो लोग माजी में रहे हैं या आइंदा आएंगे उनको बावर कराएंगे, जनाब पिछले 38 सालों में आप लोगों ने क्या किया और आइंदा आप क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक मेरा मैसेज है तमाम जितने भी मेरे नाज़रीन जिनका ताल्लुक गुजर खान से है, खुदारा पाकिस्तान है, हम सलूट करते हैं जी, लेकिन अपना जो हकीकी पाकिस्तान है उसको पहचानें और उसके लिए वो लोग सामने लाएं जो इसके लिए कुछ डिलीवर कर सकें। तो ये 13 बंदे थे। तो आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? आपने इनकी कारकर्दगी जो 13 बंदों की थी तो इससे कोई मुतमईन नहीं थे कि आप नई बात करना चाहते हैं या कोई नया एजेंडा लाना चाहते हैं? मेरे नाजरीन को जनाब ये बताइए। राय साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके प्रोग्राम में मैं कभी आऊँ और आपने मुझे बुलाया। दूसरा ये है कि जो आपने बात की पाकिस्तान की, मैं एज ए जब उम्मीदवार बना तो मैं यही बात करता था कि पाकिस्तान किधर है। पाकिस्तान हमारा जो भी कोई भी कैंडिडेट है पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी वो इलेक्शन लड़े वो उसका अपना हल्का जो है वही पाकिस्तान होता है। मगर जो आपने ये नक्शा खींचा है, जिस तरह जी आप मशरक़ मगरब शुमाल जनूब, आपने बड़ा बेहतरीन कहा है कि जी मेरा पाकिस्तान तो ये है गुजर खान। मिसा हो गया, इधर आपने छन्नी पुल का जिक्र किया, इधर आपने तुर्कवाल का किया और इधर आपने नोटला कंगर तक कह दिया। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है जी। एक तो चले मेरे नॉलेज के लिए भी हो गया कि चले जी ये ज़्यादा बेहतर है हकीकी पाकिस्तान। मैं तो गुजर खान की बात करता था मगर ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ तक है। इसलिए दूसरा ये है कि जो आपने अभी इन 13 बंदों की जो आपने लिस्ट गिनवाई है कि ये लोग पहले यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं,
इन्हीं को देखकर इन्हीं को हम वोट देते थे। मेरे वालिद साहब जो है वो भी आपने 85 का जिक्र किया, 83-85 से वो जो है अपना जो बल्दियात जिसको कहते हैं, राजा जुवैद अखलाक साहब या चौधरी मोहम्मद रियाज साहब हो गए, इनके साथ उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू किया। मगर वो बल्दियात तक ही रहे, ये लोग आगे हर बंदे की अपनी अपनी बात होती है। तो राय साहब हमने ये महसूस किया कि हमें नहीं पता था कि एक होता है ना कि कोई ना कोई, जिस तरह भी आपने मैंने जिक्र किया कि हमारा वो जो खान पाकिस्तान है कहाँ तक है, इसी तरह जब इमरान खान सा जो खान ने एक लोगों को विजन देना शुरू किया यहाँ पे कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, और ये उन्होंने काफ़ी बातें शायद शुरू की। ये बड़े आसू साहब, अरे ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जी जी, जो नेशनल सतह पर जिन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, जी जी, या किसी ने वज़ीर आला बनना है, सारा कुछ ये उनके अपने एक इलेक्शंस के स्लोगन्स होते हैं, ऐसा ही वो लोगों को देते रहते हैं और लोग उसको करते हैं, बाइकाट लेते हैं, ऐसा ही और वो पूरे पाकिस्तान में करते हैं। नून लीग भी है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सारे। एंड रिजल्ट क्या होता है? हमें कुछ मिलता है? नहीं मिलता। वही मैं आपसे अर्ज करने लगा था कि वो जब खान ने ये कहा ना जी कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने रजीम चेंज का उसने जिक्र किया, उसने कहा जी बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, ये कर दिया, तो मेरे माइंड में एक ये बात आई कि यार ये खान जो यह बात तो सही कह रहा है, मगर थोड़ा सा इसको मैंने कहा कि अगर वो ये करेक्शन कर देता, इम्पोर्टेड हुकूमत तो अभी देखे ना इलेक्शन लेट हो गया जी, 14 तारीख को होना था, अभी नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद हो जाएंगे, 6 महीने बाद, 7 बाद, इस हमको इम्पोर्टेड हुकूमत ने राय सब चले ही जाना है। मगर ये जो 13 बनों की आपने लिस्ट गिनवाई है हमें, मैं ये कहता हूँ कि मेरे जहन में ये बात है यार कि हम इन इम्पोर्टेड उम्मीदवारों से हम किस तरह जान छुड़वाएं हम इनसे। अच्छा, तो आप इनको इम्पोर्टेड उम्मीदवार समझते हैं? इम्पोर्टेड उम्मीदवार राय साहब इसलिए कि आप देखें भी आपने जिक्र किया जी कि हमारा जो गुजर खान है यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए यही पाकिस्तान है। तो अभी ये है राय साहब कि जो बंदा अपने हल्के में रहता नहीं है, घर तो बड़े बड़े महल बना दिए हैं उन्होंने, ठीक है, अभी यहाँ पे जितने मर्जी बड़े बड़े महल बना लें, किले बना लें वहाँ पे, मगर जब तक वहाँ पे इंसान रहेंगे नहीं, वहाँ पे रुकेंगे नहीं, तो वो घर गुजर खान के लोगों से रहते हैं, हाँ जी, लेते हैं और रहते इस्लामाबाद है, कोई किधर रहता है, कोई किधर रहता है, तो उनको हमारे यहाँ पे अभी ये देखे ना सर राय साहब, ना उन लोगों ने यहाँ से कोई सामान खरीदना है, जहाँ पे हम गुजर खान बैठे हुए हैं, साथ मंडी है, यहाँ से ना उन्होंने कोई प्याज आलू खरीदना है, ना टमाटर खरीदना है कि उनको हम गुजर खान के लोगों की तकलीफ का एहसास हो, ना उनके बच्चों ने यहाँ पे तालीम हासिल करनी है, तो उनको स्कूलों का पता हो यार कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हमारे लिए, और ना ही अस्पताल का इसी तरह उनके साथ ये प्रॉब्लम। तो ये राय साहब इसलिए मैंने ये किया, और हमने मैं अपने उसमें एक बयानिया भी मेरा ये शुरू से चल रहा है कि इम्पोर्टेड उम्मीदवारों में जब तक तहसील गुजर खान की अवाम मुस्तरद नहीं करेगी ना, मकामी किसी भी आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन मैं आगे नहीं लेके आएगी, तो मेरे ख्याल है आसू साहब, मैं चूँकि सियासियात का तालिब इल्म हूँ और उम्र मेरी 73+ हो गई है, ज़िंदगी देखी है मैंने, 70 से ऑनवर्ड मैं सियासत देखता रहा हूँ। जो हमारा एक इसको अलमिया कह लें या एक हम कौम नहीं है जी, तकरीरों में हम कहते हैं जी हमारी कौम, तहरीरों में हम कहते हैं, किताबों में हम कौम लिखते हैं जी, इनफैक्ट हम कौम नहीं हैं, हम एक हजूम हैं, ठीक है, हम एक हजूम हैं, बिल्कुल, हम माजर हैं, हम सिंधी हैं जी, हम सराइकी हैं, हम सेंट्रल पंजाब हैं, हम पठवार हैं, हम हज़ारा हैं जी, हम KPK के पठान हैं, हम बलोची हैं, वगैरह वगैरह जी। कौम कहाँ है? सही बात, कौम तो हम नहीं है, कौम तो हम नहीं। फिर जब उस बीमारी से हम निकलते हैं जी, फिर आगे शुरू हो जाता है मैं मलक, मैं राजा, बरादरी, मैं जट, चौधरी, मैं चौधरी, वगैरह वगैरह। सही बात। और गुजर खान की सियासत में भी यही है बहुत ज़्यादा। राजा बड़ा शरीफ को क्रेडिट ज़्यादा राजा लोग जो कहते हैं जी राज साहब ये हमारा बरादरी, चौधरी रियाज साहब उनकी हराई बरादरी कहते हैं, ठीक है, चौधरी अजीम साहब उनकी जट बरादरी है, जो भी है जट जो है जो हमारा कैंडिडेट, चौधरी जावेद को जट बरादरी हमारा कैंडिडेट। तो इसी तरह ये हम जैसा चौधरी साजन गुजर हो गया, हाँ वो गुजर हैं, उधर से एक और गुजर साहब आ गए हैं हमारे पीपल्स पार्टी के, तो हमारी तकसीम है। और फिर ये तकसीम चलती चलती गलियों में, कूचों में, घरों में चली गई। हम कौम तो रही नहीं, ना हमारी कोई मुश्तरका किस्म की सोच है। जिस तरह मैंने एक कोशिश है मेरी, बिल्कुल सही, एक कोशिश है एक सोच देने की कि यार हमारा पाकिस्तान ये है, बिल्कुल इसके लिए सोचे। छोटे पार्टियों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारा क्या लेना देना पार्टियों से जी, हमें कौन डिलीवर करेगा, ये सोचे। ये खैर हम नहीं सोचते, लेकिन अब आप आए हैं इस तकसीम के अंदर आए हुए हैं जी। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी भी है, नून भी है, PTI भी है, सारे हैं ऐसे ही, फिर आगे फिर बरादरी सिस्टम भी है जी। तो आप इस सारी तकसीम के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे?
पॉलिटिकली? राय साहब, मैं इस उम्मीद पे इस इलेक्शन में मैंने हिस्सा लेने का एक फ़ैसला किया और साथ एक बंदे का एक विजन होता है कि चले जी, मैं ये नहीं था कि इलेक्शन में जीत के मैं आगे जाऊंगा या मैं अवानों में जाके मुझे शौक़ था। मैं एक ऐसे अदारे में रहा हूँ, मैंने एक सर्विस की है वहाँ पे और बड़े हाई कमान के साथ की है काफ़ी। ये ईमान तो खैर मैंने बहुत पहले देखे हुए हैं, हमारे जितने भी गुज खान के सियासी पॉलिटिशियन हैं सारे जानते भी हैं, उनको ये भी पता है। दूसरा राय साहब, मैंने गुज खान में देखा है, हमारी तहसील गुज खान जो है उसने हमेशा एपसेट किया है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ के लोग मैंने देखा है कि वो बिल्कुल, आपने ठीक है बरादरीज़म की भी बात की है, दूसरा उससे हट के भी एक लोग ये फैसला करते हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। आप मेरी बात से पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। राजा प्रवेश साहब को शख्सियत से वोट मिला, जब उस बंदे ने एक आगे लोगों को कहा जी कि मैं ये वहाँ पे जाके करूँगा, लोगों ने कहा यार मुस्लिम लीग के इतने टाइम से यहाँ पे हम लोग उसको वोट देते रहे हैं, उन्होंने नहीं डिलीवर किया, एक नया बंदा आया है बोल रहा है यहाँ पे शायद वो कुछ करेगा। तो राजा अशरफ साहब यहाँ से जब जीते हैं तो देखें कितना बड़ा उनको मनसब मिला है जाके। पहले हम गुज खान के लोगों ने उनको MNA बनाया, ये नहीं कि पीपल पार्टी को वोट दिया, एक शख्सियत को दिया। उसके बाद जब लोगों की मायूसी हुई उनसे, गैस ठीक है उन्होंने काम किया, राय साहब गलियों के काम किए, छोटे मोटे कुछ और किए, लोगों को रक्शे भी यहाँ पे दिए और भी किसी लोगों को चेक वगैरह भी दिए, मगर जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा यार कि ये कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। अच्छा। जब राजा साहब ने एक ज़िले का भी यहाँ पे अब ऐसे है कि आसिफ साहब वो मुझ पर लेबल लग जाएगा कि मैं शायद उनका तर्जुमा नहीं, मैं एज ए मीडिया पर्सन मैं ये जो 13 की लिस्ट मैंने दी है तो इनको मैं मेरे जो पीछे है ना ये एनालाइज करता है। जी जी, मैं साफ़ी हूँ, ठीक है, एनालाइज करता हूँ कि कौन क्या है। जी जी, मैं इजहार नहीं कर सकता, सही है, मैं दूसरों की ज़बान से सुनना चाहता हूँ। ठीक है। राजा प्रेशर साहब को टाइम क्या मिला? 9 महीने। पहले तो वो पानी बिजली के थे ना, जी जी, पानी बिजली में मेरा ख्याल है उन्होंने कोई मेरे साथ एक दफ़ा बात हुई, कहने लगे कि भाई जी तहसील गुजर खान की टोक में भी मैंने बिजली पहुँचाई है। बिल्कुल, और ये बात सच है। गैस की भी उन्होंने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो उनको 9 महीने का टाइम मिला और 9 महीने में हम चाहते हैं जी कि वो इसको अमेरिका बना देते, लेकिन 2 काम उनके हमें नज़र आ रहे हैं, एक वो स्वाबा चकवार रोड और एक मंदरा चकवार रोड। मेरा गांव आपके गुलियाना रोड से निकल कर पीरपुलाई से थोड़ा सा आगे जाता है, मैं इस रोड पर सफ़र नहीं करता। ठीक है यार, मेरी गाड़ी का 5-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैं जब जाता हूँ ना मंदरा स्वाबा से चकवार रोड तो मुझे पता लगता है कि यार मैं किसी यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क की सड़क पर सफ़र कर रहा हूँ। क्रेडिट तो उनका है, बिल्कुल। दुरानिया भी उनका 9 महीने, एक्चुअली तो 9 महीने का था एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब वो स्पीकर हैं, उनसे भी बड़ी सारी तवक्कुआत लोग इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर से होती हैं, और मेरा ख्याल है कि वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे। आप क्या कहते हैं? राय साहब, आपने बिल्कुल 9 महीने की आपने बात की, मैंने आपको पहले कहा है कि मैं इन अवानों में बड़े में जाता रहा हूँ। वहाँ पे जब ज़लज़ला आया था मैं उस टाइम एक अदारे में था, हम लोगों ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करवाई, 126 मुल्कों की वहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमने वहाँ से लोगों से बड़ा कुछ सीखा। कुछ छोटे से टाइम के लिए वो लोग आए थे, उन्होंने जो अपनी सजेशन दी या जो उन्होंने डोनेशन की या जो उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की रिहेबिलिटेशन के लिए, उस पे आपका जो मेरा जहन काम करता है, आपने बिल्कुल स्वाबा चकवाल रोड का जिक्र किया, मंदरा चकवाल का रोड का जिक्र किया, एक आप शायद भूल गए कि यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस भी उन्होंने दिया है। जी जी, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे सारा जी दिया है, उनका क्रेडिट है, गैस का भी है। मगर राय साहब जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग्स जो हैं वो रातों रात खड़ी नहीं होती, 5 साल का भी टाइम मिल जाए तो नहीं खड़ी होती वहाँ पे। एक माइंड सेट होता है लीडर का, जिस तरह मैं जिक्र अभी अक्सर करता हूँ, मेरा इलेक्शन में आने का एक ये है कि चले अब मैं एक छोटी सी बात मेरा लोगों को भी पता चल जाएगा। जो मेरा ये मकसद है कि मैं अगर असम्बली में जा रहा हूँ तो असम्बली में ये मतलब होता है, मैं चाहे कौमी असम्बली के उसमें प्लेटफार्म पर जाऊँ या सूबाई असम्बली के में जाऊँ, वहाँ पर हमने अपने इलाके की पॉलिसी देनी होती है। अब यहाँ पे हमारी 3 बड़ी जमात हैं, इमरान खान ने यहाँ पे नहीं पॉलिसी देनी, आगे वो आएगा जलसा करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी देर चला जाएगा, इसी तरह जरदारी साहब आएंगे, बिलावल आएगा या मियां नवाज शरीफ आएगा। पॉलिसी गुजर खान की मैंने देनी है। अगर मैं असम्बली में जाता हूँ मैं बताऊँगा जी कि यहाँ पर राजा साहब को क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है। राजा परवेज़ साहब हमारे गुजर खान के ही थे, इससे पहले वो PM मुशर्रफ दौर में भी वो बने थे, MNA बने थे, होमवर्क उन्होंने पूरा किया हुआ था। 126 देहात का उन्होंने एक बिजली का उन्होंने ट्रेंड चलाया था, उन्होंने उस पर काम किया हुआ था। राया साहब ये काम भी कर सकते थे कि वो हॉस्पिटल पे काम करते, यूनिवर्सिटी पे काम करते, ज़िला का, पहले मेरी आप पूरी बात नहीं हुई, उन्होंने कहा जी कि नून लीग वालों ने डायरेक्टिव नहीं दिया,
उस टाइम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे गुजर खान के थे, प्राइम मिनिस्टर हमारा गुजर खान का था, ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ था। अगर राजा परवेज अशरफ साहब उसको एक ख़त लिखते या उसको फ़ोन कॉल करते, यार कि मैं आप इस इलाके का बनाऊँ प्राइम मिनिस्टर, आप एक डायरेक्टर थे, मैं एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और इसको वो सूबा नहीं बना रहा या मैं कोई और चीज़ नहीं हो रहा, तो राय साहब मुझे पता है कि इनकारी नहीं होनी थी, मगर एक बंदा जो ना करना चाहे या जो है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं उनको। दूसरी ये बात है कि राय साहब जो 9 महीने का उनका टेन्योर था, उसमें ये बिल्डिंग्स उन्होंने खड़ी नहीं करनी थी। जिस तरह अभी देखना स्वाहा चौपाल, मंदरा चौपाल रोड उनके रोड में दौर में तो नहीं बनी, इफ्तिखार उन्होंने बना दी, रोक दी, उसने चीफ जस्टिस ने रोक दी। नून लीग के दौर में बनी, जो 2.25 अरब में बननी थी वो 11.5 अरब में से जाके आगे 14.5 अरब में चली गई, उसमें जाके बनी। अगर राजा परवेज साहब उस टाइम ज़िले का डायरेक्टर इससे ले लेते, यूनिवर्सिटी का ऐलान कर देते, हॉस्पिटल का वो कर देते, एक वो लेटर जारी कर देते जी कि ये ग्रांट्स मैंने देनी है करनी है, तो राजा साहब आज वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब भी आपने स्पीकर की बात की, स्पीकर की बात आपको बताऊं कि मैंने आपको पिछले दिनों एक टेक्स्ट किया था जी कि राय साहब रियल्टी फंड्स की कोई बंदा बात नहीं करता। यहाँ पे हमारे गुजर खान में आप लोग साफ़ी लोग हैं, आप बात करें, जो और लोग हैं बड़े बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं गुजर खान के, वो बात करें जाके। तो राय साहब बात ये थी कि राजा परवेज अशरफ साहब को मैंने निशानदेही की जी, चौधरी मोहम्मद रियाज साहब को की, दोनों MPs रात सिटिंग थे उनको भी बात की कि हमारे जो PPL के फ़ंड हैं, हमारे पास कोनूर मिल है, आपके पास मिसा मैं वहाँ पे वो भी है, इफ्तिखार अहमद वासी साहब ने एक एडमिट किया जी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इतना नहीं पता था, एक दफ़ा मैंने बात की तो राजा जुवेद अखलास साहब ने मुझे मना कर दिया, मेरे YouTube चैनल पे उनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है। तो राय साहब जब राजा परवेज अशरफ साहब पे भी ये प्रेशर आया, रोज़ हमारे जो सोशल मीडिया पे वो लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, उनके कुछ फोकल पर्सन ने भी कहा कि राय साहब ये बात तो जो है ना असेंबली में आप उठाएँ। तो परवेज अशरफ साहब ने असम्बली में बाकायदा इस बात पर रियल्टी फंड्स पे आवाज़ उठाई। मोड़ा जंजुआ में एक इंसिडेंट हुआ था, 2 बच्चों की डेथ हो गई थी जहरीले केमिकल की वजह से, आप लोग मीडिया के हैं सारे, आपको पता है, उसका भी जिक्र किया। और राया साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली साहब को उस टाइम कहा जी कि मैं साबका वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से कहता हूँ जी मेरे इलाके में ये जुल्म हो रहा है कि जी रियल्टी फंड्स नहीं दिए जा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर बहाल होना चाहिए, ये फंड्स किधर जाता है। तो अभी हम ये कहते हैं जी कि राया साहब खुद स्पीकर हैं वहाँ पर, अभी किसी और स्पीकर से उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करनी, रोज़ आए दिन कौमी असम्बली के इजलास होते हैं, सेशन होते हैं वहाँ पे, राय साहब एक ये भी बिल बीच में मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा उनसे गुजारिश है कि अब ये आपकी गुफ्तगू से जो मैं थोड़ा सा मेरे माइंड में चीज़ आती है ये कि हम ये जो 13 बंदों का नाम लेते हैं जी, तो उसमें एक नंबर 1 पे आपने खड़ा कर दिया राजा परवेज अशरफ साहब को। नहीं, बाकियों को भी सर, मैं बाकियों से भी बाकियों को नहीं, इसलिए कि राजा परवेज अशरफ साहब के मनसब बड़े थे, वज़ीर आज़म और स्पीकर, बाकी तो चलो कुछ सिंपल MNA रहा या जो भी है, तो हम इनको नंबर 1 पे ले जाते हैं जिम्मेदारियों के एतबार से, जितना बड़ा उनका कद काठ या जितने बड़े उनके पास ओहदे थे। 9 महीनों में वो क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, या पानी बिजली के वज़ीर की हैसियत से उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, वो क्या नहीं कर सके, मेरे नाज़रीन को आप बताएँ जो आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए और वो मेगा प्रोजेक्ट हो। सर मैं वही ज़िले की बात आपने कर दी ना, ज़िला का हॉस्पिटल का सर मेन उनको ये था, तहसील गुजर खान में हमारा कम अज़ कम उनको चाहिए था जी कि 300 से 400 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल वो अनाउंस करते जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, ठीक है जी। एक हमारा दौलताला था, वहाँ पे दौलताला में 200-250 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल होता सर। हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज आपको पता है, एक अभी इसमें PTI गवर्नमेंट ने जुवेद कौसर साहब ने चंगा बंगाल में किया है, ये बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर के दौर में होने चाहिए थे कि उन्होंने कहा जी फंड मैंने जारी करने हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये करना है जी, ठीक हो गया। उसके बाद जितने हमारे ये BHU थे, बेसिक हेल्थ यूनिट जिनको हम कहते हैं जी, अगर देखें जी प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा मनसूब होता है, सोच भी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे वो 2 से 3 एम्बुलेंसेस खड़ी करते, 10 से 20 बेड के हर BHU में वहाँ पे इंस्टॉल करवाते, एक्सरे मशीन एक ज़रूर राय साहब होनी चाहिए थी वहाँ पे। अभी किसी का अगर कोई फ्रैक्चर होता, हमारी रोड का पहले हाल देख लें, अभी रोड हमारा बन रहा है, पहले हालात थे। अगर एक बंदे का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उस तकलीफ में वो यहाँ पे गुजर खान पहुँचता है, गुजर खान से वो आगे कहते हैं वहाँ पे अगर एक्सरे मशीन लगी होती, वो एक्सरे वगैरह करवा के उसी एम्बुलेंस में बैठा के यहाँ से ऑपरेट कराते या पिंडी से कराते, करवा के वापस उसको डिटेन उसी BHU में करते कि यार चले कम अज़ कम हो जाएगा, वहाँ पे पिंडी रश में वो ना जाए। ये एक जो चीज़ थी जब तक यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनते थे। तो दूसरा सर एक मैं ये कहता हूँ कि स्वाहा चकवाल रोड और मंदरा चकवाल रोड उन्होंने बनाई, सोच भी बड़ी रखनी चाहिए थी। यहाँ पे एक इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए, जिस तरह हमारी ये मॉडल टाउन होमक में है। हाँ। प्राइम मिनिस्टर कर सकता था, अब स्पीकर कौमी असम्बली भी कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, हो सकता है, अभी भी उनके पास मौका है। बड़ी जानदार। और दूसरा एक चीज़ सर,
दूसरा एक चीज़ मैं बात अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तौर से राजा परवेज अशरफ साहब को, अगर वो खुद सुने या उनके कोई फोकल पर्सन सुने या कोई भी बंदा सुने, जितने हमारे रॉयल्टी फंड्स हैं वो हमारा हक बनता है तहसील गुजर खान का। ठीक हो गया। पहले कि हम बात नहीं करते कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए, अभी से वो एक ऐसा कानून बना दें कि यार जहाँ का जो फंड है रॉयल्टी फंड्स है वो वहीं पे खर्च हो, हालांकि कानून मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। वो ये कर दें, पूरे पाकिस्तान में भला हो जाएगा सारों का जहाँ जहाँ पे होते हैं। और राय साहब, अगर हमें वफाकी गवर्नमेंट का फंड अगर किसी वजह से नहीं मिलते, जो अभी सिचुएशन चल रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं मिलता, हमारे ये रॉयल्टी फंड्स हैं ये हमारी जो है वो कमी बेशी कर सकते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, हॉस्पिटल भी बन सकते हैं, और दूसरा हमारा जो स्टेडियम ये है ये बेहतरीन हमारा हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेटर गुजर खान से तल्लक है उसका, हमारे पास कौन सा अहदा नहीं रहा यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ पे एक एकेडमी बन सकती है। ठीक हो। आसिफ साहब, अब आपकी जो गुफ्तगू से ये मुझे जो कंक्लूजन है वो ये है कि राजा परवेज अशरफ साहब जो कुछ नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, मैं इंडस्ट्री में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, इंडस्ट्रियल स्टेट जी, इंडस्ट्रियल स्टेट, वो सिर्फ लोगों का रोजगार नहीं होता जी जी, वहाँ से अरबों रुपए के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। मैंने मंदा सिगरेट फैक्ट्री में नौकरी की, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर था 92 में जी। आज से 31 साल पहले जी। मैं 10 लाख रुपया डेली गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी जमा करवाता था। 92 की मैं बात कर रहा हूँ। देखें उस टाइम अभी का फर्क, तो महीने के 25 दिन होते, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया एक फैक्ट्री देती थी। तो अगर हमारी 10, 20, 50, 100 फैक्ट्रियाँ बन जाएं, अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हमारे इलाके की डेवलपमेंट पर भी खर्च हो सकता है और हमारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। राज साहब के पार्ट पर ये इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर जी, ये उनके फॉल्ट कह लें आप जी, या कोताही कह लें, या मसरूफियत की वजह से, दूसरा जिला नहीं बना सके। सही बात। तीसरा, आपने एक बड़े हॉस्पिटल की बात की, एक नहीं 2-3 कि उधर भी होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए, मेन इधर भी होना चाहिए। हॉस्पिटल्स पर कोई काम नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी ये एक बड़ा टॉपिक है। अब ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी है पीपल्स पार्टी के लोगों, मैं उनको भी बुलाऊंगा। ये सवाल आसिफ साहब छोड़ कर गए हैं, इनका जवाब आप दे दें। तो अब आप इलेक्शन में हैं, आप असेंबली में जाते हैं, अवाम आप पर एतमाद का इजहार करती है, आप मुंतखब हो जाते हैं जी। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? मेरी प्रायोरिटीज़ राय सब यही हैं कि गली नाली खंबा वो नहीं होगी वहाँ पे। ठीक हो गया। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है वहाँ पे, मैं असेंबली फोरम पे अपने पहले गुजर खान की बात करूँगा कि हमारे पास ये चीज़ें हों, गुजर खान रोल मॉडल होगा तो आगे भी पाकिस्तान जो है वो कोई चीज़ वहाँ पे होगी। मेरा हकीकी पाकिस्तान रोल मॉडल बनेगा तो फिर आगे। और देखिए जी, हमारे गुजर खान ने 2 कुर्बानियाँ दी हैं राय साहब। हमारे पास 2 निशाने अदर हैं। जानी कुर्बानी हमारी पाकिस्तान के लिए गुजर खान ने दी है। पाकिस्तान में हमारे एक शहीद की कुछ ना कुछ 1-2 ज़्यादा शहीदा की कब्रें मौजूद हैं, जिनका अभी उन्होंने तौहीन की है लाहौर में। अफसोसनाक बात, हम मजम्मत करते हैं, हम फौजी इलाके के लोग हैं। हमारे बावजूद मेरे वाला साहब फौजी थे, मेरे छोटे भाई आर्मी के रिटायर्ड फ्लैग ऑफिसर हैं जी। तो मेरे अंदर तो फौजी खून चल रहा है ना। जब वो मैं देखता था, जब वो जहाज़ इन्होंने जलाया MM आलम वाला मॉडल जो है, तो यकीन करें मैं 73 ईयर्स एज का बंदा जिसके जज्बात सब वैसे ही फारूक हो चुके होते हैं, मेरा खून जो है वो मेरे दिमाग पर आ गया था। मेरा बस चले तो मैं इनको गोली मारूं। तो हमारी हर कब्रिस्तान में शोधा मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी कुर्बानियाँ मौजूद हैं, निशान हैदर मौजूद हैं और बड़े रैंक्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऐसा ही। तो फिर भी महरूमियाँ हैं। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा राय साहब से कि अभी वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़िला हमारा नहीं बनता तो कोई मसला नहीं है, मगर यहाँ पे राय साहब तहसील जो है हमारी वो रोल मॉडल तहसील बन सकती है, शहीदों के नाम पे बन सकती है। और मैंने आपको कहा कि 2 कुर्बानियाँ हैं, एक तो ये जानी होगी और माली कुर्बानी ये है कि जो हम रॉयल्टी फंड्स हमारे यहाँ से चोरी होके जा रहे हैं, इतना देखें ना, यहाँ से ज़खायर हमारे वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तहसील गुजर खान इससे। आपने मुझे पॉइंट आउट किया था तो मैंने आपने किया सोहेल कियानी साहब के इंटरव्यू में मैंने वो चीज़ हाईलाइट। दूसरा, आपने प्रोटेस्ट की बात की। अभी ये देखें कि सर हमारे तहसील गुजर खान की जो आवाम है वो इतनी बाशऊर है कि उनको अगर कोई बंदा बताए कि ये चीज़, अभी ये देख लें आप, PTI का प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ से तहसील गुजर खान से 45-46 बंदों ने, वही जो इनके साथ हो जाते हैं, इनके मुलाजम कर लें, साथ टिकट होल्डर्स के कर लें, फोकल पर्सन कर लें, वो बन जाते हैं। और दूसरा, कल भी जो हमारा PDM का हुआ है, देखें जी यहाँ पे सन्नाटा पूरे गुजर खान में। नहीं तो गुजर खान ने हमेशा प्रोटेस्ट में, देखें आप, जब बिजली का इशू होता था यहाँ पे वापटा का दफ्तर जला दिया, सारा कुछ जला दिया।
इस दफ़ा तो क्रेडिट राय साहब देना तहसील कुछ खान की आवाम को कि हम जो नए अवामी नुमाइंदे हम जो आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमने लोगों को जो गाइड किया है कि नहीं सर, इम्पोर्टेंट नुमाइंदों से जान छुड़ाएं। तो अच्छा, इम्पोर्टेंट नुमाइंदों के कान उन बात पे उन्होंने कान नहीं धरा। अच्छा। और यकीन करें मेरे जो अपनी रसाई है जमान पार्क तक, बन्नी गाला तक, खान तक, खान सख्त नाराज़ है यहाँ पे तहसील कुछ खान पे। जितने भी हमारे ये टिकट होल्डर्स हैं या जितने भी उनके साथ जितने भी जो बाहर के लोग हैं जिनके कि जो इनको प्रमोट करते थे, अभी ये देखें कि जिनको टिकट हमारे मिलते हैं इनकी खुद अप्रोच किसी की नहीं है। कोई पैसा दे के किसी के थ्रू करता है, कोई किस तरह करता है। जो उनका खान उन पर भी गर्जा बरसा है, कहता है यार कि पूरी दुनिया में जा वो ज़्यादा जो अंधेरा है ना, उसने जो बात की उसने एक ये मिसाल दी खान ने। अगर कोई बंदा इसको जो टलाए तो मैं कहूँ, जो मैं अपने सोर्सेज से बता रहा हूँ, खान ने ये बात की कि जो ये दाने गंदम के दाने होते हैं ना, जो इसकी चक्की होती है, कहता है कि जो उसके किल्ली के पास जो ऊपर वो दाने फेंकते हैं ना तो आटा बनता है उसके, वो कहता है जो पिछले दाने होते हैं ना जो वो सारे वो साफ़ करके ना वो चक्की वाला उसमें डाल देता है, तो जो किल्ली के पास गिर जाते हैं ना उसके पास नीचे वहाँ पे वो बचे रहते हैं। कहता है गुजखानियों ने ये हाल किया है मेरे पास कि ये नज़दीक थे यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के पास, ये छुप के नीचे बैठे रहे हैं, सामने नहीं आए। अच्छा, उधर अब आपका पैगाम जो है आसफ साहब ये है कि इम्पोर्टेड उम्मीदवारों से, गुजर खान के जो इम्पोर्टेड उम्मीदवार हैं उनसे जान छुड़ाई है। अब मेरे पास 11 की लिस्ट थी, 2 आपने ऐड करवा दिए मलिक महबूब साहब और राजा ज़हीर साहब। अब इनमें 13 में 3 जो है वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, ब्रिगेडियर हसन साहब भी, राजा ज़हीर साहब भी, एक भट्टी साहब के वालिद साहब भी थे पहले, वो भी मैंने मैं ये 85 से मेरा ये हाँ, वो तो 85 से पहले के। अच्छा। तो ये 13 में 3 तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, 10। अब आप चाहते हैं कि इन 10 इम्पोर्टेड उम्मीदवारों से तहसील कुछ खान की आवाम की जान छूट जाए। ठीक हो गया जी नाजरीन, ये थे। और आज एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जब मैं इलेक्शन में आया था मेरा विजन था कि हर यूसी से उम्मीदवार होने चाहिए, और मैंने जितने भी फोकल पर्सन थे, यूसी के चेयरमैन थे, मैंने उनको कहा कि आएँ जी आप अभी इलेक्शन में हिस्सा लें। सारों ने इनकार किया। बाकी जो लोग बचते थे मैंने उन्हें कहा है आप देख लें अभी कि 22 से बंदे जो हैं एक ही साइड पे हैं, एक हल्के में पीपी 9 में और दूसरी तरफ 22 से 23 उम्मीदवार हैं। और मुझे इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि हर बंदे को मौका दिया है तहसील कुछ खान ने, वज़ीर आज़म भी बनवाया, वज़ीर आज़म को हरवाया भी है। मगर अभी जब मैं कंपेन में लोगों के पास जाता हूँ, उनको कहता हूँ, वो कहते हैं यार अगला ऑप्शन ही नहीं था, किसको वोट देते हैं हम। तो अभी मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं बनूंगा। अब आप ऑप्शन हैं नहीं, मैं अगर चलो मुझे ना बनाया सर तो हो सकता है आप अगर आगे आए इलेक्शन में, कोई बंदा आ गया है, जो 22 बंदे हैं, मुझे उम्मीद है कि इनमें से आगे ज़रूर कोई आएगा जी। बहुत शुक्रिया जी आसफ साहब। नाजरीन, ये थे जनाब आसफ अली साहब, और ये उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली हल्का NA 58 गुजर खान और सूबाई असम्बली हल्का PP 9, वो जो उधर गरबी गुजर खान है हमारा जी, शर्की गरबी हमारा हमेशा मुतासर होता रहा है। ये दरमियान में GT रोड ने तकसीम कर दिया पूरी तहसील को। तो इन्होंने एक जो पैगाम, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, कुछ जो खामियां थी हमारे, कोताहियाँ थी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता हमारे साहब का। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, गरबी शर्की की बात चली, हमने चलाई, एक बात बता दूँ, हमें इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने जनाब एक गैबी जो है ना हमारे पास एक इमदाद भेजी कि जो हम रोज़ रोना पीटना करते थे जी कि गरबी हमारा यहाँ पे जो है ना वो मुतासर हुआ है। अभी राय साहब हमारे पास कभी आप चले, आज मैं रोड आया हूँ देख के यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है रोड पे। गैबी तोहफा हमारे पास, मैं थोड़ा सा गया था वहाँ पे, हॉस्पिटल हमारे पास गैबी तोहफा जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे पास गैबी तोहफा, एक डिग्री कॉलेज हमारे पास बन रहा है। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। तो नाजरीन, आसफ साहब ने जो हमारी स्टिल महरूमियाँ हैं हमारी सियासतदानों की, दानिस्ता या गैर दानिस्ता नेगलिजेंस, तो उसमें हमारी चूँकि ज़्यादा तवक्कुआत राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो 2 मनसब 3 मनसब हैं, पहले वफाकी वज़ीर बने, पुठवार के पहले वज़ीर आज़म बने, अब स्पीकर कौमी असम्बली बने, तो उनसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं। बाकी तो चलें खाली वो हाज़री लगाने वाले और हाथ खड़ा करने वाले लोग ही अमल करते रहें, तो उन्होंने उनकी नीयत पर हम शुबा नहीं कर सकते। जो कुछ उन्होंने किया, डिलीवर किया, अपनी दानिश अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक किया, जो चीज़ें रह गई उनकी वो इन्होंने हाईलाइट कर दी हैं। और उसमें मुझे जो सबसे अच्छी लगी है वो मंदरा चकवार रोड, सोबा चकवार रोड इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम। आपका गुजर खान यूरोप बन जाएगा, मैं वादा करता हूँ। और ये मेरा इनका भी मुतालबा है, एज ए मीडिया पर्सन मेरा भी जनाब इज़्ज़त माब राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुतालबा है कि आप जाते जाते कम से कम ये 2 काम कर दें, सोबा चकवार रोड, मंदरा चकवार रोड। बाकी ये ज़िला कब बनेगा, अस्पताल कब बनेगा, अस्पताल का भी उन्होंने मंजूरी दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। यूनिवर्सिटी का भी सुना है कि कुछ मामला चल रहे हैं,
वो ऑन गोइंग चीज़ें हैं, वो चलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन जो हमारी नंबर 1 है वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, और ये 1970 में इंडस्ट्रियल स्टेट मदरा चकवा रोड की डिक्लेयर हुई थी, जिसमें 3 फैक्ट्रियाँ लगी थी। आजकल एक वो बन गया है, वो स्कूल बन गया है, और वहाँ पर भी एक फैक्ट्री थी, एक ये मदरा सिगरेट फैक्ट्री थी, एक इलाई काटन मिल ये मुरीद फाटक के पास। फिर ऑनवर्ड फिर मुल्क के हालात ऐसे ना रहे तो वहाँ पर फिर वो काम रुक गया और वो इंडस्ट्रियल स्टेट का आइडिया भी दफन हो गया। तो ये मेरा भी मुतालबा है। आसफ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, और बाकी भी चीज़ें रॉयल्टी फंड्स का दोबारा कहने का रहा, रॉयल्टी फंड्स की इन्होंने बात की। मैंने पिछले इंटरव्यू में सोहेल कियानी साहब के इंटरव्यू में भी मैंने इस बात को हाईलाइट किया था, आज भी इन्होंने भी कर दिया है। तो नाजरीन अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम जो भी मसाइल हमारे हिडन हैं, हम कोई अकल कुल है नहीं है ना, हमारा इतना वसी आता है, मेरा तो अकल वैसे ही काम नहीं करती, मिसे और छन्नी पुल के दरमियान ही रहती है, या उधर से तुर्कवाल और नोटला से। बाकी आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, मुझे फीडबैक दें, ताकि हम आने वाले जो मेरे मेहमान हैं, मेरा ये टॉपिक परमानेंट है कि तहसील गुजर खान के अवाम की महरूमियाँ और सियासतदानों का किरदार, ये चलता रहेगा, और इसमें हर बंदा आकर अपना हिस्सा डाले, नई नई चीज़ें पॉइंट आउट करे, ताकि हमारे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं या होंगे, उनके इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए।